Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Vinod Vishwas. Hope you all are fine and safe and using your time and good things. So students, जैसा कि आपको पता ही है कि लर्न टू टीच चैनल पे हम बहुत से टॉपिक पे आपस में बात करते हैं और बेसिकली जो इस चैनल का फोकस है वो CTET की प्रिपरेशन है, जिसमें भी हमारा जो फोकस है वो है CTET के पेपर सेकंड सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी, जिसके ऑलमोस्ट सारे कंटेंट आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन बीच बीच में क्योंकि हम एक एजुकेशनल चैनल है तो कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है DPEP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो चलिए आइए जानते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोग्राम है क्या, कहाँ से ये लॉन्च हुआ और इसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि जो DPEP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है ये कब लॉन्च हुआ। तो DPEP की अगर मैं बात करूँ तो इसे वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बोला जाता है, जो कि लॉन्च हुआ है 1994 में, यानी कि 1994 में ये लॉन्च हुआ है। जिसका अचीवमेंट या जो एम ऑफ अचीविंग था वो था गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन को की सार्वभौमिकता यानी कि सब लोगों तक एलिमेंट्री एजुकेशन पहुंचे, ये मेन गोल या एम लेके आपका DPEP प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। It is a project by central government and started in 5 states with the help of World Bank। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, किसी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं था, इसलिए इसमें जो फाइनेंशियली हेल्प था वो वर्ल्ड बैंक ने किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 स्टेट को साथ में एक साथ 5 स्टेट में जो है 1994 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था। अब ये जानने के बाद कि ये कब लॉन्च हुआ, किसके थ्रू लॉन्च हुआ, अब हम ये जान लेते हैं जो कि DPEP प्रोग्राम था उसका मेन उद्देश्य मकसद क्या था, कि क्यों किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो 100% एक्सेस टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनके तक शिक्षा मुहैया कराना और 100% जितने भी भारत में बच्चे हैं 6 से लेकर 14 साल तक के उन सब तक शिक्षा पहुंचे, इस एम को लेके, इस ऑब्जेक्टिव को लेके इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। 100% एनरोलमेंट एंड रिटेंशन, जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं सबका एनरोलमेंट होना चाहिए विद्यालय में और उनको रिटेन करना यानी कि उन्हें बनाए रखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनरोलमेंट करें और फिर वो विद्यालय छोड़ के भाग जाए, उनको विद्यालय की शिक्षा मुहैया कराया जाए यानी कि शिक्षा कंप्लीट करके निकले, ये ऑब्जेक्टिव लेके चला ये प्रोग्राम। और साथ ही साथ जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ उनको मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग अचीव हो, यानी कि जो प्रोजेक्ट है MLL का यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, वो अचीवमेंट जो बच्चा है वो स्कूल से उस शिक्षा से प्राप्त करे जब वो DPEP प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड है। स्टैग्नेशन एंड डिक्रीज ड्रॉप आउट इन स्कूल, विद्यालय में नॉर्मली हम देखते हैं जो नॉर्मली रूरल एरिया के स्कूल्स होते हैं वहाँ पे ड्रॉप आउट रेट बच्चों के बहुत ज्यादा रहते हैं, वो बीच में स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। तो वो उस चीज को डिक्रीज करना, वो जो इंक्रीमेंट हुआ जा रहा था, जो उसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है ड्रॉप आउट की, उसको कम करना भी DPEP का एक मकसद है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर एंड सोसाइटी, जो टीचर्स DPEP स्कूल्स में अपॉइंटेड है उनकी कैपेसिटी को डेवलप करना, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उनके टीचिंग को बेहतर बनाना और साथ ही साथ सोसाइटी का इसमें इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाना भी DPEP प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। एनरोलमेंट इन स्कूल फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की एवरी यूनिट, किसी भी तबके का जो बालक है उस सोसाइटी में, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, एवरी यूनिट ऑफ द सोसाइटी, अगर 6 से 14 साल के बच्चे वहां पे हैं तो उनको स्कूल में भर्ती होना है, उनका एनरोलमेंट होना है, उनको रिटेन करना है और उनकी जो शिक्षा है यानी कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को कंप्लीट कराना है। तो यहाँ पे जो मेन फोकस किया गया है वो है एवरी यूनिट ऑफ सोसाइटी पे भी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो DPEP प्रोग्राम है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को जागरूक नहीं कर रहा है, बच्चों को एनरोल नहीं कर रहा है, स्कूल की भी कंडीशन में सुधार लेने की ये बात करता है। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली 4 प्रकार के हैं। सिविल वर्क, यानी कि विद्यालय के अंदर भी हमें कुछ काम करने की जरूरत है। बच्चे एनरोल्ड होते हैं तो वो क्यों छोड़ के चले जाते हैं, उसके पीछे रीजन जानते हुए विद्यालय की सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, प्रोग्राम को रिडिफाइन
करना, जो भी प्रोग्राम चल रहा है स्कूल में, डीपीईपी चल रहा है, तो उसकी क्या शॉर्टकमिंग्स आ रही है, क्यों वो ठीक ठाक से नहीं चल पा रहा है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करना, विद्यालय के मैनेजमेंट में सुधार लाना, विद्यालय का जो भी प्रशासन या प्रबंधन है उसमें सुधार लाना, स्कूल मैपिंग एंड माइक्रो प्लानिंग, टाइम टू टाइम विद्यालय का सुपरविजन करना, उसकी छोटी से छोटी कमियों को दूर करना, क्या क्या एक बेहतर रिजल्ट आ सकता है या क्या बेहतर पर्सपेक्टिव हो सकता है पूरे गांव के लोगों को लेके अच्छे अच्छे बच्चों को निकालने के लिए या अच्छी शिक्षा मुहैया कराने के लिए, वो सारी चीजें इसके कंपोनेंट्स में आती हैं। तो बेसिकली सिर्फ इसका जो पर्पस है बच्चों को एनरोल नहीं करना है, एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उस ग्राम का या उस सोसाइटी का या आप कह सकते हो 6 से 14 साल के बच्चों का, उस चीज पे ये फोकस करता है आपका डीपीईपी प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि जो डीपीपी प्रोग्राम है ये अपने आप में कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज और एक्टिविटीज को फॉलो करता है, क्या स्ट्रेटेजीज इसने अपनाई हैं बेहतर बनाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है ये कह रहा है एक्सेस ऑफ एजुकेशन, एवरी चाइल्ड who are under 6 to 14 या 6 से 14 साल तक के सभी बच्चे किसी भी कास्ट, रिलीजन, किसी भी जेंडर के हों, उन तक शिक्षा मुहैया कराना। ट्राइबल एंड कोस्टल एरिया, जहां ऐसे एरिया जो हैं जो कि ट्राइबल हैं, बहुत दूर दराज हैं, कोस्टल एरिया समुद्री किनारे हैं, जहां तक शिक्षा या विद्यालय नहीं है नॉर्मली, उन एरियाज में विद्यालय ओपन कराना। विद्यालयों की क्वालिटी में सुधार लाना, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी टीचिंग की नहीं, विद्यालय की इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटीज पे भी इसने फोकस किया है। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, जैसा कि अभी हमने बात किया कि इसने सोसाइटी को भी मोबिलाइज करने की बात की है, लोगों में अवेयरनेस प्रोवाइड करना एजुकेशन के प्रति, वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजे, उसके प्रति जागरूकता पैदा करना। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सी चीजें हैं जिसके माध्यम से कम्युनिटी को जागरूक किया जा सकता है। रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, क्यों अभी तक बच्चे जो हैं वो 100% के एनरोलमेंट को नहीं प्राप्त कर पाए हैं, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कैसे हम इन सारी चीजों से दूर हो सकते हैं, तो वो रिसर्च का काम भी आपके डीपीईपी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, फॉर बेटरमेंट ऑफ अवर फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए प्लानिंग और मैनेजमेंट पे ये फोकस करता है, इसकी स्ट्रेटेजी में आता है। एंड है आइडेंटिफिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ऑल्दो जैसा कि हम बात करते हैं कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन को अब इंक्लूसिव एजुकेशन के थ्रू नॉर्मल बच्चों के साथ हमें पढ़ाना है, तो वहां पे ये आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे बच्चों को और उनकी शिक्षा पे भी ध्यान देंगे। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बच्चे ही डीपीईपी के अंतर्गत नहीं आएंगे। गर्ल एजुकेशन पे इसने ज्यादा फोकस किया है, डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि शिक्षा को आपके द्वार तक पहुंचाने की बात कही गई है। मीडिया को इसमें सहायता लिया गया है, मीडिया के थ्रू हम शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी प्लानिंग हो रही है, जो भी आपके स्कूल की तरफ से स्टेप उठाए जा रहे हैं, उसमें मैनेजमेंट की सहभागिता के साथ उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। विलेज एजुकेशन रजिस्टर एंड रिटेंशन रजिस्टर, ये ध्यान दिया जाता है कि प्रत्येक विद्यालय में जो स्कूल है उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बच्चे वहां पे रजिस्टर हो और उनको रिटेन किया जाए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं और एक्टिविटीज हैं जो कि डीपीईपी अपने अंतर्गत समाहित करता है और इसके आधार पर इसने कार्यक्रम की शुरुआत करी है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो आपका डीपीपी प्रोग्राम है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम पे, क्योंकि हमें पता है कि यूईई के अंतर्गत ही डीपीईपी कार्यरत है और क्योंकि ये 1994 में लॉन्च हुआ डीपीईपी, तो उसका क्या असर हमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि इसने अपने अंतर्गत कितने डिस्ट्रिक्ट को समाहित किया। तो डिस्ट्रिक्ट कवर करता है ये 219, जिसमें से 248 जो है वो बाइफरक्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 248 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें फेज 1 जो 1994 में स्टार्ट हुआ सितंबर 2000 से 2001 का अगर गणना करें तो 42 जो है आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। फेज 2 1996 से स्टार्ट होकर 2002 तक चलता है, जो कि 80 डिस्ट्रिक्ट लेता है। फेज 3 जो है वो 1998 मार्च से लेके 2003 तक चलता है, जिसमें कि 27 डिस्ट्रिक्ट हैं। अदर फेजेस भी इसके आए जिसके अंतर्गत 70 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और स्टेट्स जो ये अपने आप में कवर करता है, ओवरऑल 18 स्टेट को ये कवर करता है। इसके अंतर्गत जो
स्कूल सिस्टम इन है यानी कि डीपीईपी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं वो हैं 3,75,000 स्कूल जो है वो डीपीईपी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, जिसमें से कि न्यूली एडेड जो स्कूल है वो 10,000 स्कूल जो है वो इसमें नए नए अभी जुड़े हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने ये जब जान लिया है कि क्या क्या इसके इम्पैक्ट यूईई पे हमें देखने को मिलते हैं, तो अब हम इसकी कुछ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स पर्सपेक्टिव को भी जान लेते हैं, कितने स्टूडेंट और टीचर इस पूरे प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं। तो स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट इन द सिस्टम जो है वो 513 लाख जो स्टूडेंट हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टीचर, तो 11 लाख टीचर डीपीईपी प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। ECE सेंटर सेटअप है जो कि 56,124 है। चाइल्ड कवर्ड जो है वो 21 लाख कवर्ड चिल्ड्रन इसमें आते हैं। ऑल्टरनेटिव स्कूल सेंटर सेटअप जो है 56,124 है। चाइल्ड कवर्ड जो है वो 12 लाख है अगेन। एंड GER जो है उसका वो है 102% और NER जो है वो 90%, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 102% है, जबकि नेट एनरोलमेंट रेशियो जो है इसका वो 90% है। तो इस हिसाब से स्टूडेंट आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूईई के अंतर्गत चल रही प्रोजेक्ट यानी कि डीपीईपी प्रोग्राम के बारे में जानकारी ली है। ये एक ऐसी योजनाएं हैं जो कि किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे पूछी जरूर जाती है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी, और आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए स्पेशली इस समय, और अपने टाइम को सही से यूज करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।